एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट की, जो कि बीएड 2020 में आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है या फिर कुछ बच्चों का भी एग्ज़ाम रनिंग में है। ठीक है, तो बच्चों की हाई डिमांड पे ये सेशन लाया गया है। जो आपका सब्जेक्ट है इसी का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2 एंड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1। ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पेपर यूनिट 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसको हम इन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का आता है और ये पेपर 1, पेपर 2 और टीचिंग जो आपके मेथड पेपर है तो उनमें भी आ सकता है। ठीक है, इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको 30 से 40 मार्क्स ईजिली ला सकता है। ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पे करा दिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे यूनिट वाइज पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जिनको आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ईजिली 80% ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आप ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है, मतलब दूसरों के लिए लिबरल हो जाना। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक के हाथ में दे देना, निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं। ठीक है, उपयुक्त तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एलपीजी की अवधारणा मूलतः उस समय अस्तित्व में आई जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, हमारे जो देश में, विश्व में दो चौधरी होते थे, यूएसए और यूएसए। जब यूएसए ख़त्म हो गया सिर्फ यूएसए बचा। ठीक है, क्योंकि ये इसको चौधरी इसलिए क्या, क्योंकि इसका जो कंट्री थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी, ये अच्छे से चला पा रही थी। ठीक है, अभी भी यूएसए के पास काफ़ी पावर है हमारे देश के कंपैरिजन। ओके, तो इसलिए सोवियत संघ का जब अस्तित्व में था तो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। ठीक है, इसका ये ख़त्म हो गया, फिर सिर्फ यूएसए बचा। तो फिर हमारे देश ने देखा कि ये क्यों इतना डेवलप्ड है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो इसलिए एलपीजी पॉलिसी को हमारे देश में लागू किया गया। 1951 में मनमोहन और नरसिंह राव गठबंधन समारोह आया। ठीक है, एलपीजी भारत में शामिल की गई। उस समय मनमोहन जो थे वो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और नरसिंह राव वहाँ के पीएम थे। इन्होंने एलपीजी नीति को लाया गया 1991 में। ओके, उदारीकरण से तात्पर्य क्या होता है, सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं में ढील देने से, ताकि किसी देश में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। आपको पता है 1990 से पहले हमारे देश में अगर कोई काम करना चाहता था, ठीक है, कोई व्यापार करना चाहता था तो लाइसेंस लगता था और हर चीज़ में सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता था, सरकार का इंटरफेरेंस क्या होता था, ज़्यादा होता था। सरकार के नियम बहुत ही ज़्यादा कठोर होते थे। अगर हम विदेश से कोई भी चीज़ लाते थे इंडिया में तो पता है 12 से 15 पेजों का फॉर्म भरना पड़ता था। ठीक है, इतनी ज़्यादा कठोरता होने के कारण बहुत ही कम औद्योगिक क्षेत्र हिम्मत जुटा पाते थे यहाँ पे हमारे देश में निवेश करने के लिए। फिर क्या हुई, जब एलपीजी पॉलिसी को लाया गया तब फिर क्या हुआ, सरकार जो हुई इन लोगों के लिए उदार हुई, मतलब कम कठोर हुई, नम्र हुई, मिद्रू हुई। ठीक है, जैसे कि आप जब छोटे होंगे तो पापा आपके बोलते होंगे कि शाम 6 बजे तक अपने घर तक आ जाना, अगर नहीं आया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तुझे तेरी टांगे नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो आप शाम के 6 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन क्या होता था, जैसे जैसे आप बड़े हुए, चीज़ों को समझने लगे, काम करने लगे, जिम्मेदारी को समझ लें, अब आपके पिता बोलते हैं आपको कुछ नहीं, अपना बेटा टाइम पर आ जाया करो। ठीक है, तो क्या हो गया, आपके पिताजी क्या हो गया, आपके लिए उदार हो गए। लेकिन माता जी आपकी जो होती हैं वो क्या होती है, हमेशा उदार होती हैं
पिता की तुलना में। नम्र होती हैं, मृदु होती हैं, कठोर नहीं होती, है ना। इसलिए हम अपनी मम्मी से हर बातें शेयर कर लेते। इसी तरह सरकार भी क्या हुई, नर्म हुई, मृदु हुई, ठीक है, कम कठोर हुई, ठीक है। उन्होंने जो भी नियम थे उनको ढिलाई की उस पर। इसी को क्या कहते हैं हम, उदारीकरण है। 1990 से पहले इस संबंध में नियम तथा क्रियाएं जटिल होने के कारण एक देश दूसरे देश में निवेश करना बहुत ही कठिन था। जो एक देश है दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता था, ठीक है। लेकिन उदारीकरण के बाद जैसी उदारीकरण नीति को अपनाया गया, सरकारों ने विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बना दिया, ईजी बना दिया। अतः सरकार द्वारा विदेशी व्यापार के नियमों को सरल बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, नियमों को सरल बनाना, ठीक है, ज़्यादा कठोर ना होना। एक देश दूसरे देश में क्या कर सकता है, इजीली इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। जो सरकार थी उन्होंने विदेशी व्यापार में ही कठोरता को कम नहीं किया, बल्कि आंतरिक नियमों को भी कठोर किया। जैसे कि टैक्स, जो लोग टैक्स भरते थे उनके जो नियम थे उनको भी सरल बनाया, और बीमा जो करते थे, इंश्योरेंस, उनको भी सरल बनाया, शेयर बाजार को भी और बैंकिंग को भी सरल बनाया, ठीक है। निजीकरण का सीधा अर्थ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, लोगों के हाथ में अधिकार दे देना, ठीक है, उसको बोलते हैं निजीकरण का सीधा अर्थ। निजीकरण का सीधा अर्थ है सार्वजनिक उद्योगों एवं प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भूमिका होगी। जो भी सार्वजनिक उद्योग है, पब्लिक इंडस्ट्री है और मैनेजमेंट है, वो किसके हाथ में दे देना, पब्लिक के हाथ में दे देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, निजीकरण कहते हैं। निजीकरण का सीधा सा अर्थ है सार्वजनिक उद्योगों एवं प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भूमिका से है, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन है अब वो किसके हाथ में दे देना, निजी क्षेत्र के हाथ में दे देना। 1990 में पहले हमारे पास सिर्फ सरकारी उद्योग हुआ करते थे। जैसे कि आपको पता है 1990 में क्या सिर्फ सरकार ही क्या होते थे, उद्योग होते थे। सरकारी कंपनियां होती थी, सरकारी रेलवे होती थी, सरकार के ही लोहे कारखाने होते, सरकार का ही सब कुछ होता था। लेकिन सरकार कहती है अब मेरा उद्योग ना होके आपके ही उद्योग है, जनता के हाथों में दे देना। साधारण से नागरिक लोग प्राइवेट लोगों को आमंत्रित करने लगी। जो सरकार थी हमारे, वो नागरिक लोगों को, जनता को आमंत्रित करने लगी कि आप लोग भी उद्योग लगाइए, ठीक है। सरकार के साथ साथ निजी लोगों के भी उद्योग लग गए। वह पहले सिर्फ सरकारी था। पहले क्या होते थे, सिर्फ क्या होते थे, गवर्नमेंट स्कूल होते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्राइवेटेशन हमारे देश में लाया गया तो फिर प्राइवेट स्कूल आने लगे, प्राइवेट हॉस्पिटल आने लगे, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। 1990 तक प्राय सभी देश, विशेषकर लोकतांत्रिक और 20वीं सदी के मध्य में स्वतंत्र हुए देश ने विकास हेतु सरकारी क्षेत्र अथवा राज्य की भूमिका पर अधिक बल दिया। किंतु इसके बावजूद इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटा नहीं जाता। वही इस दौरान निजी क्षेत्र प्रबंधन तथा लाभ के संबंध में अच्छी भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। जब पहले 1990 में तक हमारे देशों की जो सरकार थी, और हमारे देश की नहीं, भारत की नहीं, पूरे देश की सरकार ये सोचती थी कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, जितना ज़्यादा हस्तक्षेप होगा सरकार का, उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ही ज़्यादा विकास हुआ। पर ये ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसके बावजूद भी हमारे देश में क्या आई, गरीबी आई, भुखमरी आई, बेरोजगारी आई, कुपोषण आई, ठीक है। पर बाद में ये देखा गया इससे विकास नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। आपको जैसे पता है कि सरकारी लोग जो होते हैं वो अच्छे से काम करते नहीं है, अच्छा उत्पादन करते नहीं है। उसी की तुलना में जो प्राइवेट वाले लोग थे वो लाभ भी कमा रहे थे और लोगों को अच्छे प्रोडक्ट भी उपलब्ध करा रहे थे, ठीक है। फाइनली हमने प्राइवेट लोगों को भी बुलाया ताकि मार्केट में कंपटीशन बेटर हो, ठीक है। सरकारी भी कर रहे हैं और प्राइवेट भी है, ताकि मार्केट में एक कॉम्पिटिशन बना रहे, प्रतिस्पर्धा बनी रहे और ज़्यादा डिमांड भी रहेगी। सरकार का जो आपको पता है सरकारी माल जो होता था एकदम बेकार होता है, जबकि प्राइवेट का माल जो होता था बढ़िया क्वालिटी का होता था। तो लोग किसके लिए इंक्लाइंट हुए, प्राइवेट के लिए, ठीक है। यही से निजीकरण की अवधारणा का उदय हुआ, ठीक है, जिसमें यही स्वीकार किया गया कि उत्पादन और वितरण के साधन में निजी क्षेत्र की भूमिका प्रदान की जाए। अधिकार सुधारों के संदर्भ में निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में से अधिक उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोलना, ठीक है। जैसे आपको पता है रेल जो है, रेल का जो अब क्या कर दिया, उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, क्योंकि रेलों की जो
अवस्था है वो बहुत ही खराब है, इसलिए उसको मोदी जी ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन उसके लिए कर दिया है। निजीकरण के अंतर्गत वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूरी तरह या उनके एक हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है। ठीक है, निजी के अंतर्गत क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्योग होते हैं उनको पूरी तरह या उनके एक हिस्से को निजी क्षेत्र को बेच दिया जाता है ताकि उनमें अच्छी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि निजीकरण पूंजीवाद नहीं होता है, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार सिर्फ दर्शक होती है, सरकार का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, तो निजीकरण क्या होता है, पूंजीवाद नहीं होता, क्योंकि पूंजीवाद में भी उत्पादन और वितरण के साधन निजी क्षेत्र के हाथों में ही रहते हैं। ये टोटली पूरा प्राइवेटाइज हो जाता है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, एज ए ऑडियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण रहता है तथा इसमें राज्य या सरकार की कोई भी भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, पूंजीवाद एकदम बेकार होता है, क्योंकि पूंजीवाद में सरकार कुछ भी और राज्य सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती वो। ठीक है, इसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जबकि निजीकरण में क्या होता है, एक भी उत्पादन और वितरण के साधन निजी क्षेत्र के हाथों में रहते हैं। ठीक है, निजीकरण के अंदर क्या होता है, उत्पादन और वितरण के साधन निजी क्षेत्र में रहते हैं, किंतु इसके राज्य नियंत्रणकारी भूमिका रहती है। ठीक है, जो राज्य की भूमिका रहती है कि जो प्राइवेट के लोग हैं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, गलत सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, वो सब इसको चेक कर दिया। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा का निर्धारण आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। राज्य द्वारा निर्मित आर्थिक नीतियों के अनुरूप ही निजी इकाइयों में अपनी भूमिका निभानी होती है। निजीकरण एक और प्रमुख विशेषता है कि संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, निजीकरण का ये भी रक्षा, अंतरिक्ष कार्य, नाभिकीय और परमाणु कार्यक्रम इत्यादि जैसे विषय में राज्य के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, गलत चीज़ सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इधर राज्य का कंट्रोल है। इसमें निजी क्षेत्र को व्यापक भूमिका पर प्रतिबंध रहता है। हालांकि अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा है, किंतु यह भूमिका गौण और राज्य के प्रभावी नियंत्रण में रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण हमारे देश में बहुत ही पुराना है। ठीक है, वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहा जाता है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ है संपूर्ण विश्व के एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने से। ठीक है, वैश्वीकरण का सिंपल भाषा में हम मतलब समझे, एक देश दूसरे देश में आ भी सकता है, जा भी सकता है। ओके, यहाँ पे वो इन्वेस्ट भी कर सकता है, दूसरा भी देश हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं हो सकती है, वो बिना बैरियर के दूसरे देश में जा सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ संपूर्ण विश्व के एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने से है। वैश्वीकरण क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, मतलब एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड रहता है। वैश्वीकरण दुनिया भर में लोगों, कंपनियां और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण को भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंब की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है। ठीक है, एक देश जब दूसरे देश से कनेक्ट रहता है, उसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, एक देश का दूसरे देश में कोई भी बैरियर नहीं होता, फ्रेंड्स की तरह होता है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, और अगर जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, पूनम शर्मा ऑफिशियल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप उधर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।